हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट का जूनियर का पेपर जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है और उसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार का जो पेपर है वो प्रॉपरली एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आपका आया है। अभी आपने इससे पहले के भी पेपर दिए होंगे तो देखा भी होगा आपने, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो जो पेपर होता था वो एक फैक्चुअल बेस्ड पेपर होता था। ये जो पेपर है, इस पेपर में अगर आप थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो भी आप इस पेपर को कर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं इस पेपर में आपकी ये मान के चलिए कि सी टेट की झलक दिखाई दे रही है ना। तो पेपर जो है कह सकते हो आप इजी टू मॉडरेट पेपर है। और अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 25 क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं कि आप आसानी से कॉमन सेंस का यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और आपके आगे आने वाले पेपर में किस तरीके का हमने जो है मेथड अपनाना है, कौन सी अप्रोच अपनानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण इस सिद्धांत का समर्थन करता है। सबसे पहले बात की जा रही है आसान से कठिन की ओर जोर देने वाला शिक्षण। अच्छा, आप ये बताइए, आसान से कठिन की ओर क्या हम स्मरण से हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। मौन से जा नहीं सकते, दंड से जा नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, कॉग्निटिव स्काफोल्डिंग। ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉग्निटिव स्काफोल्डिंग। ठीक है, हमें अदर ऑप्शंस को हटाना है। देखो, मेमोराइजेशन से कोई मतलब नहीं है आसान से कठिन की ओर का, साइलेंस से भी कोई मतलब नहीं है, दंड से भी कोई मतलब नहीं है। तो एक ही ऑप्शन तो बचा, कॉग्निटिव स्काफोल्डिंग, मतलब संज्ञानात्मक सहारा। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि कड़ी आलोचना की जा रही तो दंड दिया जा रहा है उसको। आलोचना करना मतलब दंड देना। ठीक है ना, तो पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल, ये क्या आपका हो जाएगा? देखो, सकारात्मक तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई। कड़ी आलोचना की जा रही तो सकारात्मक तो होगा नहीं, इसको हटा दो आप, है ना, सकारात्मक हटा दो आप। अंतर्दृष्टि अधिगम तो आपको पता है कि ये तो होगा नहीं इसमें आलोचना। और जेड पी डी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। एडोलेसेंट रिक्वायर्ड ऑटोनॉमी बिकॉज, देखो स्वायत्तता की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। वे प्रतिक्रिया पर निर्भर हैं? नहीं। जो किशोर हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्य स्वयं से करने लगते हैं, तो प्रतिक्रियाओं पे, रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड नहीं होते। वे बच्चे हैं, इनके पास तर्क की कमी है नहीं, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, दे सीक इंडिपेंडेंस, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। अगला है इक्विटी, समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब है, देखो इक्विटी जो है समानता, इक्विटी डिफर्स फ्रॉम इक्वालिटी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, तो आप सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो, इक्विटी फ्रॉम डिफर्स फ्रॉम इक्वालिटी, तो क्या कंपटीशन में अलग होगी? बिल्कुल तो अलग नहीं है। इक्विटी इक्वालिटी से बिल्कुल तो अलग नहीं होगी, कंपटीशन तो होगा नहीं दोनों में, तो प्रतिस्पर्धा तो आप हटा ही दो। क्या ये एक समान निर्देश है? नहीं है। वही सेम स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि इक्विटी और जो आपकी इक्वलिटी होती है वो अलग होती है। तो ऑप्शन आपका क्या बचा? ऑप्शन नंबर एक ही बचा। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड। ठीक है ना, कॉमन सेंस लगाया। अभी तक हमने कुछ अलग तो सीखा नहीं है, सारा कॉमन सेंस ही लगा के हमने सॉल्व किया है। आगे देखते हैं, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती है। लर्निंग स्ट्रेटजी लाइक कंसेप्ट मैपिंग एनहांस। अब यहाँ पे बात की जा रही है कंसेप्ट मैपिंग की। तो कंसेप्ट मैपिंग जो बढ़ाती, किसको बढ़ाएगी? कंसेप्ट मैपिंग हमेशा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो ज्ञान के संगठन को बढ़ाएगी, यानी आपकी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करेगी अच्छी तरीके से। अगर आपकी लर्निंग जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से हम किसी भी कंसेप्ट को समझते हैं, किसी भी कंसेप्ट की माइंड में मैपिंग करते हैं, तो आपकी सारी नॉलेज को वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर देती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। निष्क्रिय अधिगम तो होगा नहीं, देखो अगर हम हटाना चाहें तो निष्क्रिय अधिगम होगा नहीं, सतही स्मरण होगा नहीं, प्रतिक्रियात्मक क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन होगा नहीं होगा, है ना। तो ज्ञान का संगठन राइट आंसर है। यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो वह दर्शा सकता है
कठिन कार्यों को करने से इनकार कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्यों इनकार करेगा? क्या उसके अंदर जिज्ञासा होगी तब इनकार करेगा? नहीं। क्या वो निपुणता मास्टरी होगी उसकी? तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इनकार कर रहा है ना, संबद्धता की उच्च आवश्यकता नहीं, तो असफलता का भय, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो आपकी एनहांसिंग पीयर ग्रुप कोलैबोरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग जो होगी वो अलगाव तो करेगी नहीं। ठीक है, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होगी शिक्षार्थियों की रैंकिंग में भी नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के जो कोऑपरेटिव का मतलब आपस के सहपाठियों के साथ जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारी लर्निंग हो जाती है कोऑपरेटिव वाली। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। तो भावनात्मक परामर्श जो है आपका चिंता और भ्रम को कम करता है। ठीक है ना, तो कहते नहीं है कि जो इमोशनल काउंसलिंग किसी की हो रही है तो वो उसकी क्यों होती है? क्योंकि उसका कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कुछ एंजाइटी होती है, उसको कम करने के लिए यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमी होती है। तो इसमें किसकी कमी होती है? सेल्फ रेगुलेशन की कमी होती है, वो आत्मनियमन की उनमें कमी होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं हो सकता जब तक कि सीखने वाला तत्पर ना हो। तत्परता का नियम होता है? सीखने का नियम तो पढ़े होंगे आपने थॉर्नडाइक के, तो उसमें एक तत्परता का नियम है। तत्परता मतलब जब तक कि वो तैयार ना हो, तत्पर ना हो। आगे बढ़ते हैं। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो किन बातों को उजागर करेगा? तो घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम है। तो घर और स्कूल का माहौल कहाँ होगा? ये क्या हो गए? एक आपके पर्यावरणीय कारक हो गए। केवल अंकों से प्रेरित मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है? तो वो बाहरी प्रेरणा है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है ना, आंतरिक प्रेरणा नहीं है ये। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। तो क्या होगा? सबसे समावेशी रणनीति जो होगी वो सहभागियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है ना। बाकी ऑप्शन आप सिंपली हटा सकते हो, बहुत ही इजी पेपर है ये, समझ लीजिए। ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट क्या नकल को बढ़ावा देंगे? नहीं देंगे। ग्रुप तो व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके जो है कोई सीखने को बढ़ावा देंगे? व्यक्तिगत प्रयास तो करना ही पड़ेगा सीखने के लिए, तो ये भी खत्म हो गया। सोचना कम कर दोगे? नहीं करोगे भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो ये कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है। तो ये किसको संकेत देता है? तो ये देगा आपका विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो समावेशी स्कूल में क्या होगा? सम्मान और सहभागिता। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। सुकरात की शिक्षण पद्धति किसको बढ़ावा देगी? तो आपने जो सुकरात की शिक्षण पद्धति होगी तो वो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है, दंड को बढ़ावा नहीं देती, निष्क्रिय श्रवण को नहीं देती और स्मरण को नहीं देती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्रतिक्रिया की गति, दृढ़ता और प्रयास, ऊंचाई, और ऑप्शन नंबर डी है सुनवाई। तो यहाँ पर आपका होगा दृढ़ता और प्रयास पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि किशोरावस्था में जो आप चीज़ सीखते हो वो दृढ़ और प्रयास से ही सीखते हो। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है, इसमें संज्ञान का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, तो संज्ञानात्मक विकास तो आपको पता ही होगा कि पियाजे आए थे बाद में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, संज्ञान की उपेक्षा करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता के आधार पर विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अलगाव दर्शाएगा नहीं, कम अपेक्षा दर्शाएगा नहीं, ऑप्शन आप हटा भी सकते हो उसमें से। ठीक है ना, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।
तो अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान तो एक समावेशी सुविधाकार होगा, वो क्या करेगा, शांत और सम्मानजनक चर्चा ही तो करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, तो संज्ञानात्मक संघर्ष दे सकते हैं। ठीक है, बहस होगा तो बहस में क्या होगा, कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट होंगे, उससे क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। तो शिक्षक की भूमिका तो आपको पता ही है कि हमेशा सुविधाकर्ता यानी फैसिलिटेटर के तौर पर ही शिक्षक को हम जो है उसकी एक भूमिका मानी जाती है। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब होती है। तो आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता कब होगी, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, होमवर्क बढ़ता है और परीक्षाएं कम होती है। तो शिक्षण जो है पूर्व ज्ञान की जब अनदेखी करेगा तभी जो है सीखने में विफलता होगी। तो इसको अगर आप आशुबेल को आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं ऐसा नहीं है, होमवर्क बढ़ता है तो हटाई दो, परीक्षाएं कम होती है ये भी हटा दो। तो सिंपल सी बात है कि जो ऑप्शन आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा हो, जो बेस्ट दिख रहा हो, मैंने आपको कहा ना कि सीटेट की झलक दिख रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न पठार को किस तरीके से पार किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है पठार को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण की रणनीति को बदलकर कम किया जा सकता है। उपेक्षा कर नहीं सकते, पाठ्यक्रम को कम कर नहीं सकते, दंड दे नहीं सकते, तो सिंपल से आपके ऑप्शन तो हट ही रहे हैं सारे। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकताएं इसलिए हैं क्योंकि, तो सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, तो क्या ये सही है सभी शिक्षार्थी समान तरीके से सीखते हैं, नहीं सीखते हैं समान तरीके से। समावेशन मानकों को कम करता है, नहीं, समावेशन मानकों को बढ़ाता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, बिल्कुल सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं जो होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए जो है आपके टीएलएम की आवश्यकता होती है। कोई बच्चा किसी चीज़ को मुंह से व्याख्या करके समझ जाता है, कोई बच्चा देख के समझता है, कोई बच्चा सुन के समझता है, तो अलग अलग जो है आवश्यकताएं होती हैं वो शिक्षार्थियों की भिन्न होती हैं। ठीक है, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, तो सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है अस्थायी मनोदशा परिवर्तन हो नहीं सकता, शारीरिक विकास, अनुभव के आदान अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको ही हम सीखना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। बच्चों के विकास के समान सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि विकास जो है जन्म से पहले गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है, तो इसमें आपका पाठ्यक्रम शिक्षक और का संवाद को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, स्कूल का वातावरण जो है, स्कूल के वातावरण में आपके पाठ्यक्रम भी आ जाएगा, शिक्षक का संवाद भी आ जाएगा, तो यही चीज़ें प्रभावित करेंगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। आगे देखते हैं, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का उदाहरण है, तो ये आपके पर्यावरणीय कारक होते हैं। ठीक है ना, ये आपके कौन से कारक होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं। इसी के कारण जो आसपास के लोगों को देख करके बच्चा सीखता है कि अगर कोई दूसरा बच्चा मोबाइल चला रहा है तो मैं भी मोबाइल चलाऊंगा, तो इस तरीके से जो है अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से किसका कारण जो है, किस कारण होगा, वो पर्यावरणीय कारक की कठिनाइयों के कारण होगा। तो ये आपका पेपर जो था बहुत ही ईजी पेपर था, और मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जो बाल विकास का जो सेक्शन है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे भी होंगे, उसमें से सबसे इजी क्वेश्चन पेपर है। अगर आप नहीं भी पढ़ के गए हो तो भी भैया कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है आगे आने वाला जो आपका पेपर है उसमें भी हो सकता है कि आपका इसी तरीके का पेपर आए। अगर इस तरीके का पेपर आता है तो आप ऑप्शंस को हटा कर भी आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसमें से जो बेस्ट लगेगा मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, कि क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या अप्रोच आपको आने वाले एग्जाम में आपको अपनानी है। ठीक है ना, आप ये आपका प्राइमरी का पेपर भी बचा हुआ है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी अगला जो सेक्शन होगा मैं आपका जो सॉल्व करवाऊँगा वो आपकी मैथ सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, मैथ्स हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।